अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज फरहान साजिद और बच्चों मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक होगा वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, क्योंकि लॉन्ग काफी दफा आ चुका है। ठीक है, देन इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको समझने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, और इससे एलिमेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी आपके लिए हल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन समझ आ गया। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। गुलबर्ग और वेग दो लोगों ने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया। ठीक है, अब ये लॉ हमें क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। ये ना दो चीजों में एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होगी। यानी दो चीजों में ऐसा ताल्लुक है कि अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, और एक चीज को कम करेंगे तो एट द सेम टाइम दूसरी चीज भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? देखें, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट, यानी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एक्टिव मास के। यानी कोई सब्सटेंस आपके पास है, कोई चीज है, अगर वो रिएक्ट कर रही है, ठीक है, तो उसके रिएक्ट करने का जो रेट होगा बच्चों वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो चीजें हैं, कौन से ताल्लुक है बच्चों? हमारे पास है एक्टिव मास, देन है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। एक ये चीज है और दूसरी मेरे पास ये चीज है। तो इन दोनों में जो ताल्लुक है ना बच्चों, एक सब्सटेंस का जो रेट होगा, किस रेट से वो रिएक्शन करेगी, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्टिव मास के। यानी सब्सटेंस का जितना एक्टिव मास होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। डायरेक्टली का मतलब मैंने बताया ना आपको बच्चों, अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा होगी, अगर एक चीज कम है दूसरी भी कम होगी। तो यहां से पता लग रहा है हमें कि जितना एक्टिव मास ज्यादा होगा बच्चों उसका रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना एक्टिव मास हमारे पास कम होगा उसका रेट भी उतना ही कम होगा। ये मैंने बात की एक सब्सटेंस की, जब एक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब हम बात करें रिएक्शन की। रिएक्शन में पता है बच्चों आपको एक से ज्यादा चीजें होती हैं। जब चीजें मिलती हैं तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में कि रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट बनते हैं और एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में बच्चों क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, वहां बात हुई थी बच्चों रेट ऑफ सब्सटेंस की, किसी चीज की। यहां बात हो रही है रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। बच्चों मैं कहता हूं एक रिएक्शन लिखता हूं मैं आपके सामने। हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से जब रिएक्शन करती है बच्चों उसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन है, आपको नजर आ रहा होगा इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं, यानी काफी ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर। हमने यहां बात की थी जब एक सब्सटेंस होगी तो उसका जो रिएक्शन का रेट होगा वो उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन जब हमारे पास रिएक्शन होगा, रिएक्शन के अंदर काफी ज्यादा चीजें होंगी, तो तब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उनके एक्टिव मैसेज के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जब एक चीज है तो सिंपल उसी चीज का जो एक्टिव मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका रेट। लेकिन जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो जितनी चीजें एक रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं उनका हम लेंगे प्रोडक्ट, उनको आपस में उनका हासिले ज़रब लेंगे। हासिले ज़रब लेने के बाद जो उनका एक्टिव मास आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्शन का रेट। ठीक है, तो ये दो बात मुझे समझ आए होंगे आपको। पहली बात हमने की कि जो एक सब्सटेंस है ना, एक शय, उसके रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक चीज रिएक्ट कर रही है, उसका जितना एक्टिव मास होगा उतना ही उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन जब रिएक्शन की बात करें
तो रिएक्शन में जितनी चीजें हिस्सा ले रही होती हैं उनका हम लेते हैं प्रोडक्ट। अगर हम फॉरवर्ड की बात करेंगे तो उसमें रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे, और अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे तो उसमें हम प्रोडक्ट्स का जो है ना वो आपस में हाथ से ضرب लेंगे। मैं ना आपको इसकी डेरिवेशन समझाता हूं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगी। फर्ज करें मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ए और बी। ये कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। जब ये रिएक्ट कर रही हैं आपस में, इनके मिलने से दो प्रोडक्ट बन रही है हमारे पास। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये हमारे बच्चों प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके नतीजे में बनते हैं, ठीक है। अब हमने ना इससे लॉ ऑफ मैथ एक्शन को साबित करना है। तो देखें बच्चों, लॉ ऑफ मैथ एक्शन हमें ये कहता है कि जब दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हो तो उसका जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मैसेज के हाफ से ضرب के, एक्टिव मैसेज के हाफ से ضرب के, ठीक है। अब यहां देखें बच्चों, जब ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं तो यहां पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ये ऊपर एरो बाहर कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और जब सी और डी टूट कर दोबारा ए बी में कन्वर्ट होंगी तो वो रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी आपको। अब हम देखें जी, अगर मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फाइंड करना ओनली, किस रिएक्शन का बच्चों? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में बच्चों ये हमारे एक्टिव मैसेज हैं, ये दोनों। तो जैसे हमने पढ़ा था कि रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज के हासिल ضرب के। एक्टिव मैसेज ज़ाहिर कैसे करते हैं बच्चों? एक्टिव मैसेज को ज़ाहिर करने के लिए उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरे पास उसमें जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज के हाफ से ضرب के। तो एक एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय बी का एक्टिव मास। तो बच्चों इस तरह ज़ाहिर करते हैं एक्टिव मास को। ये मैंने एक एक्टिव मास लिख दिया ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और ये मैंने लिख दिया बी का एक्टिव मास जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है जब डायरेक्टली का साइन हम लोग खत्म करते हैं बच्चों तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और इक्वल साइन आता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो आएगी के एफ। ये हमारा फॉरवर्ड कांस्टेंट है, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रेट का कांस्टेंट है ये, और ये ए और बी ऐसे आ गए। समझाइए बच्चों इस चीज की। हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली होगा जो उसमें चीजें रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज के हाफ से ضرب के। ये बात हमें लॉ ऑफ मैथ एक्शन ने बताई थी। एक जब रिएक्शन हो रहा होगा उसमें जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होंगी उनके एक्टिव मासेज का हाफ से ضرب ले लेना आपने। तो यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन में दो हिस्से ले रहे थे, आपस में हिस्सा ले रहे थे, तो मैंने इनके एक्टिव मास को ضرب दे दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, ठीक है। जब डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो बच्चों हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसे हम फॉरवर्ड कांस्टेंट कहते हैं। देन देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर्स रिएक्शन हो रहा है इसमें टूट का दोबारा ये बना रहे हैं। तो रिवर्स रिएक्शन में कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो रिवर्स रिएक्शन है बच्चों वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा? इन सब्सटेंसेस के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली होता है उसमें जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मैसेज के। तो यहां पर सी और डी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों यहां पर सी का एक्टिव मास और डी का एक्टिव मास। जब डायरेक्टली खत्म करेंगे हमारे पास बच्चों कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कौन सा कांस्टेंट आएगा? रिवर्स कांस्टेंट। वहां फॉरवर्ड कांस्टेंट आया था, यहां हमारे पास क्योंकि रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है तो रिवर्स कांस्टेंट आएगा, और साथ में सी और डी वैसे आ जाएगा। तो यहां तक उम्मीद है समझ आई होगी आपको। हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली ए बी के होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन ये करवा रही है और रिवर्स रिएक्शन ये करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में जब रेट फाइंड किया तो हमने सी और डी को लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। सबको पता होगा, जिन बच्चों ने मेरा इससे पहले 2 लेक्चर सुने हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूं।
बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो हम कहेंगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा तो हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, अब अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूं यहां पर, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमने क्या निकाला था, ये देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड हमने ये निकाला था इसका आंसर। तो यहां पर मैं पुट करूंगा बच्चों को जो के एफ है साथ ए की जो है वो एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास इक्वल वैसे आ गया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमने यहां फाइंड किया बच्चों, तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिख दूंगा के आर सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये भी कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कहते हैं, और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम रिवर्स रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट दोनों एक साइड पे कर लूंगा, ठीक है, और जो बाकी वैल्यू है उनको एक साइड पे कर लूंगा। तो देखें जरा बच्चों, मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं यही इक्वेशन दोबारा यहां लिख रहा हूं, के एफ ए और बी का हासिल जरूर इक्वल्स टू के आर सी एंड डी। ठीक है, अब हमने करना क्या बच्चों, ये जो कांस्टेंट है दोनों एक साइड पे कर लेने हैं, ठीक है, और जो बाकी है हमारे पास वैल्यू उनको एक साइड पे कर लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो के आर है, पता है आपको इससे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैथ्स में रूल होता है बच्चों, जब आप इक्वल के अतराफ में चीजें चेंज करते हैं ना, अगर इधर एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है उधर आके डिवाइड हो जाएगी, इधर अगर वो डिवाइड हो रही है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर प्लस हो रही है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, इधर अगर माइनस के इधर आके प्लस, यानी उलट हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए के आर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इधर आके अगर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा के एफ ओवर के आर ए बी इक्वल्स टू सी कंसंट्रेशन और डी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको उधर ले जाएंगे हम लोग, क्योंकि मैंने बताया आपको हमने एक साइड पे बच्चों कांस्टेंट वैल्यू रखनी है और दूसरी साइड पे बाकी चीजें ले जानी है। तो ये ए बी उधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ नजर आ रहा है हमें कि ए बी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों सिंपल क्या हो जाएगा कि के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू, ये सी डी वैसे आ गए बच्चों और ये नीचे आके डिवाइड हो गए हैं। मीन सिंपल सा था बच्चों कि हमने ये के आर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई के एफ ओवर के आर इक्वल्स टू सी डी ओवर ए बी। याद रखिएगा जो फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइड बाय रिवर्स कांस्टेंट वो इक्वल होता है के सी के, यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ठीक है, तो जहां के एफ ओवर के आर होगा हम वहां पर के सी पुट करेंगे, ये हमारा एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के सी, क्योंकि ये वाला जो के एफ ओवर के आर है इक्वल होता है के सी के, तो के सी यहां पुट कर दिया, ये वैसे आ गया इक्वल्स टू सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन ओवर ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन। तो बच्चों ये था हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आएगी। ये हमारी डेरिवेशन जो हमने एंड पे निकालनी थी कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है लॉ ऑफ मास एक्शन को इस्तेमाल करते हुए। तो इसमें सिंपल अगर ट्रिक बताऊं आपको बच्चों, तो कोई भी रिएक्शन हो ना, आपने उसके लिए केसी की वैल्यू लिखनी हो तो सिंपल ऊपर आपने प्रोडक्ट्स रखने हैं जितने भी हुए उनको मल्टीप्लाई करने हैं आपस में, और नीचे आपने रखने हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर में अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करना है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।